ये आपको बराह रास्त ये चलते हैं। इस वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। में डाल दी है। फैसला सिंध काबीना ने ये किया कि जी हम नई स्कीम कोई भी नहीं डालेंगे बजट में, हम अपनी पुरानी स्कीमों को कंसोलिडेट करेंगे। हम ये जो 2024-25 वाला साल है इसको हम रखेंगे कि हम स्कीम्स कंप्लीट करें और इंशाल्लाह अगले साल से हम ग्रोथ की तरफ मज़ीद जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि इस साल हम ग्रोथ पे नहीं जा रहे, और मैं आपको बताऊंगा वो कैसे। इसमें एक जो बड़ा कंपोनेंट है, एक तो लोन्स की रीपेमेंट जो होती है ना, हम कर्ज जो लेते हैं उनकी वापसी इस हेड से होती है, करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर से। उसके अलावा हमारी जो VGF फाइनेंसिंग है ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है। तकरीबन 60 अरब रुपए इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन रखे गए हैं VGF के, ये भी डेवलपमेंट के हिस्से में जाएगा। इस 60 अरब तो हम अपने डालेंगे और रखे गए हैं VGF के, ये भी डेवलपमेंट के हिस्से में जाएगा। इस 60 अरब तो हम अपने डालेंगे और फिर प्राइवेट सेक्टर फंडिंग और आएगी तो डेवलपमेंट उससे बढ़ेगी। और आप सबको पता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस वक्त हमारी तारीफ हमारे हुकूमत के और पीपल्स पार्टी के सख्त तरीन दुश्मन भी करते हैं कि जी इनसे सीखें और इनसे काम कराएं। इसके अलावा एक बड़ा हिस्सा हम जो हमारी एक अनफंडेड लाइबिलिटी है वी ट्रेडिंग में जो हम करते हैं उसके लिए भी हमने काफ़ी पैसे रखे ताकि हम वो पे ऑफ कर दें। हम काफ़ी इंटरेस्ट उसके मद में देते हैं और उससे हम जो हमारे पास एडिशनल पैसे आ रहे हैं उससे हम ये अपना स्लेट साफ करना चाहते हैं। डेवलपमेंट में जिसके अंदर हमारा प्रोविंशियल ADP, फेडरल PSDP, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस, ये सब मिला के 959 बिलियन रुपीज़ है। अच्छा, 60 अरब जो हम सिंध के खर्च करेंगे VGF के, उसके भी अगर मिला दें तो 1000 अरब से ऊपर की डेवलपमेंट हमारी प्लान्ड है अगले माली साल में। ये अनप्रेसिडेंटेड है। वैसे तो इस साल भी हमारी जो एक्सपेंडिचर हुई है, मैं नंबर्स पे आऊँगा, वो भी पहले कभी इतनी नहीं हुई। नॉर्मली होता ही है कि इलेक्शन वाला साल या इलेक्शन के एकदम जो बाद साल आता है उसमें, और ये हुआ था 2018-19 में, आपको याद होगा एकदम डिप आ गई थी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में। लेकिन ये अल्लाह ताला का शुक्र है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की प्लानिंग थी कि उन्होंने अपने सारे मंसूबे अप्रूव कराए थे, टाइमली उनके पैसे इतने रखे थे। अनफॉर्चुनेटली, और मैंने कल ये बजट की तकरीर में भी जिक्र किया कि जो एक नई स्कीमों पे बैन लगा दिया था जिसकी समझ आज तक नहीं आई मुझे कि स्कीमें बजट बुक में मौजूद है, आज नहीं तो कल हो जाएंगी, और इलेक्टेड गवर्नमेंट करके गई है, उसको बंद करना कोई तुक नहीं बनती थी। उसकी वजह से स्लो डाउन थोड़ा हुआ, लेकिन वो भी हमने अल्लाह का शुक्र है रिकवर भी किया। कुछ उस वक्त में ख़ास तौर पर फ्लड की स्कीम्स बंद कर दी थी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस पर शदीद एहतजाज किया ड्यूरिंग द केयरटेकर गवर्नमेंट, तो वो शुरू हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई केयरटेकर गवर्नमेंट में। आई डोंट नो मैं आज इतना टाइम होगा कि सब आपको बता सकूं कि जिस तरीके से हमारी सिंध की 84 अरब रुपए की स्कीमें सिरे से हटा दी। पहले 4 साल भी स्कीमें नहीं थी, फिर 1 साल अगर हमने स्कीमें डलवाई फेडरल गवर्नमेंट से, जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की पिछली गवर्नमेंट थी, हम कोलेशन में थे, 84 अरब रुपए की नई स्कीमें हमने डलवाई थी, वो सारी ज़ीरो कर दें कि भाई ये नई स्कीमें हम नहीं करेंगे। और पहले 4 साल खूब उन्होंने, अच्छी बात है बाकी सूबों में डेवलपमेंट हो, लेकिन आपको सिंध को भी पाकिस्तान का हिस्सा समझते हुए वैसी डेवलपमेंट करनी चाहिए थी फेडरल गवर्नमेंट को, और केयरटेकर्स ने आके ये सब उड़ा दिया। तो ये तकरीबन 30% से ऊपर सबकी एक्सपेंडिचर है। मैं आपको ये बता दूं कि बजट की जो करंट एक्सपेंडिचर हमारा है उसमें 63% सैलरीज में जाता है। सॉरी, करंट एक्सपेंडिचर 63% है हमारा कैपिटल एक्सपेंड सैलरीज और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। पूरी बजट का 6% जो है वो करंट कैपिटल में है और 31% डेवलपमेंट में है। मैं ये भी क्लेम कर सकता हूँ, इस वक्त मैंने 2 और सूबों की बजट देखी हैं, बलूचिस्तान की भी रह गई है, हमारा जो डेवलपमेंट का बजट है परसेंटेज वाइज बाकी सब सूबों से ज़्यादा है।
और ये उस वक्त है जब हम नई स्कीम्स डाल रहे हैं, हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। हम बड़ा आसानी से कर सकते थे ना कि 500 नई स्कीमें डाल देते, उसकी 500 अरब रुपए की नई स्कीमें डाल के उसमें जो है 50 अरब रख देते और कहते देखिए हमने 500 अरब की नई स्कीमें डाल दी। हमने इसलिए कि ये हम ना पहली बार हुकूमत कर रहे हैं और ना आखिरी बार करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग टर्म सोचती है और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी उसके तहत हम कर रहे हैं। करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है, जो 1.9 ट्रिलियन यानी 1900 अरब रुपए से ज़्यादा है कुछ, उसका 38% सिर्फ सैलरीज में जाता है, 14% पेंशन में, यानी 52% एक्सपेंडिचर जो है ना वो जाता है तनख्वाहों में। इसमें वो तनख्वाहें एडेड नहीं है जो तनख्वाहें हम एज ग्रांट्स में 27% देते हैं, जैसे हम NICVD को, SIUT को, लोकल गवर्नमेंट की ग्रांट्स 160 अरब रुपए हमने कर दिए इस अगले साल में, इसका भी बड़ा फीसद सैलरीज का जाता है, वो शामिल नहीं है। अगर ये सब शामिल करें तो हमारी बजट का 70% के करीब करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सैलरीज में जाता है। नॉन सैलरी का सिर्फ 21% खर्चा है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिजिकल एसेट्स की खरीदारी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सब आता है। और इस रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ नॉन सैलरी या ऑपरेटिंग एक्सपेंस होती है। फॉर एग्जांपल जो हम बिल्डिंग्स की रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं या हम इरिगेशन में डीसिल्टिंग वगैरह करते हैं, वो भी इसी में आता है, वो डेवलपमेंट साइड पे नहीं आता। तो ये अगर आप सारे ऐड करें तो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट हमारा 40% के करीब खर्चा होना चाहिए। मैं एक नंबर ऐसे ही बता रहा हूँ, एग्जैक्ट इसकी कैलकुलेट नहीं की। रिसीट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, हमें फेडरल गवर्नमेंट से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है, जो उन्होंने 12.97 ट्रिलियन का अपना रखा है टारगेट। उसके हिसाब से हमारे अपने टैक्स रिसीट्स हम 618 अरब, तकरीबन 619 अरब की रख रहे हैं। नॉन टैक्स रिसीट्स 43 बिलियन ये हमारी एस्टिमेटेड हैं, और करंट कैपिटल रिसीट्स बाकी 27.5 अरब के करीब हैं। इस तरीके से 2.59 अरब रुपए तो हमें मिल रहे हैं फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट और हमारी अपनी रिसीट्स, और इसके अलावा जो पूरा हो रहा है पैसा वो आ जाता है फ्रॉम फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस, जो एक गैप है। इस साल हम ये रिसीट्स की सारी डिटेल्स है वो मैं आपको नहीं बताता, और ये सिर्फ बता दूं कि प्रोविंशियल रिसीट्स पे हमने ख़ास तौर पे कोशिश की है। हमारे 3 मेन इदारे हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड, इस साल उसका टारगेट 235 अरब रुपए था, जो इस साल गुजर गया, और इंशाल्लाह ताला हम टारगेट के करीब पहुंच गए हैं और अचीव कर लेंगे। दूसरा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, अच्छा सिंध रेवेन्यू बोर्ड का अगले साल का टारगेट हमने 350 अरब रुपए रखा है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, उसके अंदर हम अगले इस साल 130 अरब के करीब रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे इंशाल्लाह। अगले साल हमने इसका टारगेट 204 अरब के करीब रखा है, 203.86। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हमारा सबसे वीक इदारा है कलेक्शन के हवाले से, और उसके लिए हमने बड़ी देखा है कि किस तरीके से इसको और बेहतर किया जाए। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को किस तरीके से बेहतर कलेक्ट किया जाए, इसलिए कि वो हम टारगेट्स अपने मीट नहीं कर रहे हैं, और उस पर काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं। कल कैबिनेट में हमने एक कमेटी भी बनाई है कि इनके रेवेन्यूज़ को देखें, जिसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर, हमारे रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर, और तीसरे कौन से मिनिस्टर थे, एक और वजीर थे, उनको हमने रखा है कि वो देखें इनकी टारगेट्स पूरे करें। इसके लिए हमने 61 अरब के करीब, लॉ मिनिस्टर 61 अरब के करीब हमने रखे हुए हैं। करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर का मैंने आपको थोड़ी डिटेल तो बता दी, एम्प्लॉय रिलेटेड और इन सब के मोटे मोटे नंबर्स दे दिए। बिफोर आई गो टू द ADP कि हमारी एनुअल डेवलपमेंट प्लान में क्या क्या है, मैं आपको ये बता दूं कि रिलीफ मेजर्स हमने क्या लिए हैं। हमने सैलरी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की है उसको बढ़ाया है,
हमने प्रपोज किया है कि कम से कम मिनिमम वेज जो है वो 37,000 रुपये होनी चाहिए। मैं खुद 37,000 से भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन आपको पता है कि इंडस्ट्री वाले फिर कहते हैं कि अगर आप इधर बढ़ा देते हैं तो हम नॉन कम्पिटिटिव हो जाते हैं। हमें अगर बाकी सूबों के मुकाबले में, तो वफाक और पंजाब ने जब 37,000 की, KPK ने शायद 36 की थी, मुझे याद नहीं शायद, तो हमने 37,000 रखी है। तो ये ज़रूरी था कि सबसे पहले तो हम अपने एम्प्लॉयज़ की 37,000 करें। इस वजह से हमने ग्रेड 1 to 6 की सैलरी एक तो 30% बढ़ाई है। 30% बढ़ाने के बाद भी अगर आज मैं ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 6 में नौकरी करता हूँ सिंध हुकूमत में, तो मेरी सैलरी 32,000 और 36,000 के दरमियान कहीं होगी, एंट्री लेवल। तो हमने एक पर्सनल पे के हवाले से वो सारे एम्प्लॉयज़ जिनकी 37,000 से कम सैलरी होगी उसको हम 37,000 तक करेंगे। ग्रेड 7 से ये प्रॉब्लम नहीं है, 37 से ऊपर है। तो 30% सैलरी इंक्रीज है ग्रेड 1 to 6 प्लस पर्सनल पे, कि उनकी मिनिमम सैलरी 37,000 रुपये हो जाए। सेकेंडली, ग्रेड जो 6 से 16 तक हैं उनकी सैलरीज हमने 25% बढ़ाई हैं, और 17 से लेके 22 ग्रेड वालों की हमने सैलरीज 22% बढ़ाई हैं। हमने एट पार रखा है फेडरल गवर्नमेंट के कि हमारा एम्प्लॉई किसी तरीके से डिसएडवांटेज ना हो। मेरा ख्याल है डिसएडवांटेज में कुछ बेहतर ही होगा, लेकिन मैं उसमें फिर नहीं जाता, इसलिए कि पास्ट में हम सैलरी इंक्रीजेज हमारी ज़्यादा रही हैं वफाक और दूसरी सूबों से। ये रिलीफ मेजर है। मैंने 37,000 रुपये बताया कि हम मिनिमम वेज के लिए, जो होता है मिनिमम वेज बोर्ड है जिसमें सरकार, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ तीनों के नुमाइंदे होते हैं, उनमें कोशिश करेंगे हो जाए। हमारे पुअर इनिशिएटिव्स जो हैं वो तकरीबन 35 अरब रुपए की डिटेल्स बताऊंगा। हाउसिंग स्कीम पे हम 25, जो हमारा सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज है, 25 अरब रुपए उसमें रख रहे हैं। 116 अरब की डिफरेंट सब्सिडीज़ हैं। न्यू इनिशिएटिव्स, ये सब्सिडीज़ की डिटेल में बताऊं। हारी कार्ड, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने मंशूर में कहा था और अपनी तकारीर में अपना एजेंडा देते हुए कहा था, वो हारी कार्ड के लिए 8 अरब रुपए रखे हैं। हमने मजदूर कार्ड के लिए अपार्ट फ्रॉम जो उनको वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से पैसे मिलते हैं, 5 अरब रुपए सिंध हुकूमत की तरफ से एडिशनल रखे हैं। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का प्रोग्राम था कि मैंने मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं उन लोगों से जिनके पास बिजली सिरे से है ही नहीं, जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, उनको हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी के लिए 10 अरब रुपए इस साल में रख रहे हैं, और इंशाल्लाह ये हर साल रख के हम बाय द एंड ऑफ दिस टर्म एक तरफ तो उन सारों को कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी देंगे। दूसरा, चेयरमैन साहब का एक वादा क्या हिदायत थी और एक लोगों से था कि मैं 5 साल में सिंध के हर, पाकिस्तान के लिए था, पाकिस्तान में नहीं, हमारी सिंध में हुकूमत है, तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि इस मैनिफेस्टो को अमल दरामद करते हुए कि सिंध के हर शहरी को एट द एंड ऑफ दिस टर्म साफ़ पीने का पानी मिलेगा। इसकी जो और एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हेल्थ के हवाले से, स्टंटिंग को रोकने के हवाले से, मेल न्यूट्रिशन के हवाले से, लेकिन ये कि हम साफ़ पीने का पानी, और इस सिलसिले में 10 अरब रुपए रखे गए हैं अगले माली साल में, और इंशाल्लाह अगले सालों में इसको और बढ़ाया जाएगा। मजदूर कार्ड के मैंने बताया, ठीक है। और हमने कुछ लिए इनिशिएटिव्स। हमने पुलिस के थानों की बजट डायरेक्टली 485 थानों में, इसलिए प्रॉब्लम ये होता था कि थानों तक बजट पहुंचता नहीं था, तो 485 थानों को हमने कवर किया है, वहाँ तक जाएंगे। और प्रोपोर इनिशिएटिव्स में मैंने एग्रीकल्चर में बताया 8 अरब रुपए हमारे हैं एग्रीकल्चर के फॉर हारी कार्ड। उसके अलावा 3 अरब रुपए और हैं किचन गार्डन्स और कुछ इम्प्लीमेंट्स के लिए 11 अरब टोटल। सोशल प्रोटेक्शन के लिए 12 अरब हैं। यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स में जो प्रोपोर इनिशिएटिव, वैसे तो 32 अरब रुपए दिए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को अगले साल, और ताकि यूनिवर्सिटीज़ वो तालीम मुहैया कर सकें। यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड में 3.2 अरब रुपए हैं, जिसमें हम एक तो बोर्ड की फ़ीस देते हैं बच्चों की, उसके साथ साथ स्कॉलरशिप्स A1 ग्रेड्स के वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमारे 2
और एक दो इनिशिएटिव्स और बता दूं आपको। मैंने कल भी इसका तकरीर में भी जिक्र किया था कि हम एक इंक्लूसिव एनक्लेव बनाना चाहते हैं और इंशाल्लाह अगले 3 से 5 साल में, मैं तो टारगेट 3 साल का है हमारा, 3 से 5 साल के अंदर आप सब ने वो जगह मोस्टली देखी होगी, मलीर एक्सप्रेस पे जहाँ कुरंगी रोड से मिलता है, वहाँ पे एक बड़ा तकरीबन 80 एकड़ 75 से 80 एकड़ ज़मीन हुई है, बिकॉज बंद अब वो मलीर बन गया है। उस ज़मीन को हम गवर्नमेंट यूज़ के लिए हमने रिज़र्व किया है ताकि कोई और चीज़ उस पर ना बने। कैबिनेट ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दी है। उधर हम एक इंक्लूसिव एनक्लेव फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए बनाना चाहते हैं, जिसमें बच्चों के लिए जो भी होती हैं ऐसी डिसेबिलिटीज़, ऑटिज़म हो गया या डाउन सिंड्रोम हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गई, इनके लिए अलग अलग स्कूल स्पेसिफिकली मेंट फॉर दीज चिल्ड्रन। अच्छे बड़े, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 10 से 15-20 एकड़ का एक एक होगा। एक हमारा सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल SNIPR, मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ, वो है सिविल अस्पताल से शुरू हुआ था, उसको हमने बाय एन एक्ट बना दिया है और अब वो कराची, हैदराबाद और सक्खर में ऑलरेडी काम कर रहा है। उसके लिए एक जगह है ताकि वो डिसेबिलिटीज़ के लिए वो लिम्स वगैरह बनाते हैं, वो उनको जगह देंगे। एक हॉस्पिटल फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन अलग से बनेगी और एक बड़ा पार्क बनेगा इनके लिए, इसलिए कि मैंने खुद देखा है कि अच्छी अच्छी जगहों पे इन बच्चों को और इन डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस को लोग आने नहीं देते, तो ये उन्हीं के लिए रिजर्व होगा। तो ये स्कीम के लिए 5 अरब रुपए हमने रखे हैं अगले साल। इसको हम एक करेंगे, स्पेशल पर्पस कंपनी बनाएंगे सेक्शन 42, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में ऐसे अफराद जिनकी इंटेग्रिटी सब पे, मतलब ऐसे लोग इंशाल्लाह ताला लेंगे जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकेगा कि इस शख्स को आपने क्यों लिया इस कंपनी में। उनके ज़रिए एग्जीक्यूट भी कराएंगे और बाद में मैनेज भी कराएंगे वही लोग आगे। ऑटिज़म के लिए तो हमारे पास अपना इदारा है सी आर्ट्स का, और इस वक्त जो 5 इदारे चला रहा है पूरे सूबे में, और उसके और इनिशिएटिव्स बढ़ रहे हैं, उसको देंगे। और भी इस तरीके की इदारे हमारे जो पहले हम गवर्नमेंट के इदारे इस्तेमाल करेंगे और फिर प्राइवेट सेक्टर से भी लेंगे। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मैं आ जाता हूँ एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे हमारे। जैसे मैंने बताया कि 1000 अरब से ज़्यादा का टोटल प्रोग्राम है, जिसमें 959 बिलियन तो ADP के अंदर है, बाकी मैंने बताया VGF के पैसे हैं जो दिए जाएंगे। इसको हम जो है खर्च कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। ऑन गोइंग स्कीम्स सारी ऑन गोइंग है, कोई नई स्कीम नहीं है, ये मैं फिर से आपको बता दूं। हाँ, एक हमने जो इस बजट में दिखाई नहीं है अभी, हब कनाल जो है वो कैबिनेट अप्रूव कर चुकी है उसको, कि हम उसको 12-12.5 अरब रुपए में बनाएं, और हमसे जो है कमिट किया गया है कि वो 1 साल में बना लेंगे। तो हमने 5 अरब उसके लिए रखा है। अगेन वो एक ब्लॉक में रखा है फ़िलहाल, और वो दे देंगे वो। तो अगर आप नहीं कहना चाहें तो एक ही नई स्कीम है पूरी बजट में इस साल जो हब कनाल की, अदरवाइज हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। टोटल 4643 स्कीमें हैं, 4643। उनमें से 4249 तो अप्रूव्ड स्कीमें हैं जो जिन पे खर्चा हो चुका है। 394 अनअप्रूव्ड स्कीमें। अनअप्रूव्ड क्यों हुई? पिछले साल हमने तकरीबन 1600 स्कीमें बजट में डाली थी, नंबर एग्जैक्ट 1593 थी, जो भी थी। ये नॉर्मली तो बिठाते हैं चेयरमैन PND को साथ, पता नहीं क्यों आज आपने नहीं बिठाया, तो उनसे कागज़ दे लेता हूँ, उधर से मैं नहीं उनसे ले सकता। सही है, मिनिस्टर PND के पास काम है। हाँ, ये आगे ठीक है। हाँ, 1493 स्कीमें थी। 1 जुलाई से 11 अगस्त तक, वो तो पिछले साल, यानी 6 हफ्ते से भी कम में हमने तकरीबन 700 कुछ स्कीमें, 743 थी या जितनी थी स्कीमें अप्रूव की। 794
794। वो क्योंकि हम चाह रहे थे कि जी ड्यूरिंग द केयर टेकर ये काम चलता रहे। नहीं, आधी स्कीम है 6 हफ्ते में अप्रूव की, पूरे केयर टेकर के 7-8 महीने में कितनी थी? 80 स्कीमें मंजूर हुई। और अभी हमें आए हुए 2-3 महीने हुए हैं, 772 स्कीमें और अप्रूव की हैं हमने। और ये होता है केयर टेकर का नुकसान, इसीलिए कहते हैं ना 2 से 3 महीने होना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं, मेरी तो यही थी कि 2 महीने में रखें ताकि हम अपनी कंटिन्यूटी रखें। चले होना ही नहीं चाहिए, ये भी है, लेकिन चले ठीक है। तो ये नुकसान मैं आपको बता रहा हूं, पूरा स्लो डाउन हो गया स्कीम्स की अप्रूवल का। ऊपर से इलेक्शन कमीशन कहती है कि सब बंद कर दो, टेंडर नहीं हुआ तो भाई टेंडर से हमारा क्या ताल्लुक है? ये तो सरकार का काम है, चलते रहेंगे। और उनको डर क्या था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत काम करके चली गई है और ये काम कंटिन्यू हुआ तो वोट ले ली। वो वोट तो वैसे ही लोगों ने हमें दिए भाई, इसलिए उन्हें पता है कोई और जमात इधर काम नहीं करने के मूड में है, सिर्फ पीपल्स पार्टी काम से अपने वोट ले रही है। खैर वो फिर एक सियासी बहस किसी और दिन आपसे करेंगे। तो ये मसला हुआ। तो अब इसके बावजूद 394 स्कीम्स अनअप्रूव्ड रह गई हैं हमारे पास, लेकिन हमने उनको निकाला नहीं, उसको रखा है बजट में। और ये इंशाल्लाह ताला टारगेट होगा। वैसे पीएनडी को नई स्कीम तो कोई नहीं है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा, मैं आपको बताता हूँ क्यों। मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये 394 स्कीम तो ये निकाल देंगे 1-1.5 महीने में इंशाल्लाह। हमने जो महंगाई हुई है उसकी वजह से जो कॉम्पोजिट शेड्यूल ऑफ रेट्स है उसको रिवाइज़ किया है, और ये तकरीबन 12 साल बाद रिवाइज़ किया है हमने। उस रिवीजन की वजह से कीमतें बढ़ गई, तो जो स्कीमें अभी टेंडर नहीं हुई, जो अप्रूव नहीं हुई, उनकी कीमत बढ़ जाएगी। बजट में हमने 80 अरब रुपया रखा है फॉर एस्केलेशन पुरानी स्कीमों का। तो काफ़ी स्कीमें, नंबर मुझे नहीं पता, ये पीएनडी वाले ज़्यादा है, ये पुरानी स्कीमें जो हैं जो ये आएंगी रिवीजन में, उनको पीएनडी को बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा, ताकि वो जब तक अप्रूव नहीं होंगी तब तक उस पर फंड्स रिलीज़ नहीं हो सकते। तो काफ़ी काम है। इस तरीके से 303 अरब ऑन गोइंग स्कीम्स पे हैं, 109 अरब अनअप्रूव्ड स्कीम्स पे हैं, 80 अरब हमने रखे हैं एलोकेशन फॉर CSR। इस तरीके से टोटल 493 अरब रुपए एक आते हैं। 55 अरब रुपए हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट में रखे हैं। और उसके अलावा जो हमारी फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस है वो तकरीबन 334 अरब रुपए, इस साल हम 214 अरब रुपए खर्च करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगले साल 334 अरब रुपए रखा है। 76.9 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट से फॉरेन जो है हमारी फेडरल ग्रांट्स की सूरत में फॉर डेवलपमेंट आएगा, उसकी डिटेल मैं आपको अभी बताता हूँ। टोटल 959 बिलियन है। बड़े जो हैं हमारी प्रोजेक्ट्स या एलोकेशंस, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ कि हमारी सबसे ज़्यादा एलोकेशन डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट मिला के एजुकेशन में है 494 अरब रुपए। उसके बाद हेल्थ में है, तीसरे नंबर पे लोकल गवर्नमेंट आती है, और चौथे नंबर पे लॉ एंड ऑर्डर। तो ये हमारी जो ओवरऑल अगर आप देखना चाहें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारी मेजर एलोकेशंस हैं अगले साल की। इरिगेशन में 4.2 बिलियन है, कल्चर टूरिज्म में 3 बिलियन है, मैं बड़ी बता रहा हूँ। एजुकेशन में 32 अरब रुपए है फॉर डेवलपमेंट। एनर्जी में 3 अरब प्लस वो जो सोलर का प्रोजेक्ट है वो भी एनर्जी में आएगा, 10 अरब ऐड होंगे। मैं डेवलपमेंट की बात बता रहा हूँ सिर्फ। उसके बाद हेल्थ में 18 अरब रुपए, होम में 12 अरब, और ये होम में 12 अरब आपको पता है दो हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, सेफ सिटी वाला और फॉरेंसिक लैब वाला, उसके पैसे भी इसमें हैं। इरिगेशन में 26.5 अरब रुपए, लॉ और प्रोसिक्यूशन में 2.4 अरब, ये नॉर्मली कोर्ट्स वगैरह के लिए जाते हैं।
लाइनिंग ऑफ मेन कनाल्स हमारे इनिशिएटिव उसमें 10 अरब रुपए। लोकल गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है, तकरीबन 72 अरब रुपए लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर। मैचिंग एलोकेशन, हमारी मैचिंग एलोकेशन होती है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ FPA के प्रोजेक्ट्स होते हैं, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस के, उसके लिए 20 अरब रुपए हैं। 15 अरब रुपए हमने रखे हैं न्यू डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में। फिर 12 अरब का एक ब्लॉक रखा है रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए कि कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वारा का एक एक्वाडक्ट की इसके फ्लड्स के बाद अचानक कोलैप्स हुआ और उसको हमने हफ्ते में वापस तैयार किया। तो कभी कभी ऐसी इमर्जेंट, बिकॉज ये फ्लड्स के आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक हैं हमारे पास। पब्लिक हेल्थ में हमने 21.2 बिलियन रखे हैं, 21.2 अरब प्लस 10 अरब जो हम रखेंगे वाटर के ब्लॉक के अंदर, तो ये 31.2 अरब रुपए हो जाएंगे पब्लिक हेल्थ में। हमारी जो हाउसिंग स्कीम है 25 अरब हमने इस साल खर्च किए हैं, 25 अरब अगले साल के लिए रखे हैं। थर कोल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5.8 अरब, ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट के लिए 5.8 अरब, वर्क्स एंड सर्विसेज में 55 अरब, जो ये साल गुजरा है उसमें 80 अरब रुपए हमने वर्क्स एंड सर्विसेज में खर्च किए। अगले साल हमने प्रोविंशियल ADP में इनकी एलोकेशन थोड़ी कम की है। और जैसे मैंने बताया कि 80 अरब रुपए हमने रखे हैं फॉर कॉस्ट एस्केलेशन, वो जो हमारा कॉम्पोजिट स्केड्यूल ऑफ रेट्स है उसकी वजह से। एक बार फिर बताऊं कि पूरी कोशिश है कि हम अपने ऑन गोइंग स्कीम्स कंप्लीट करें। हमारी टोटल कितनी स्कीम्स कंप्लीट होने जा रही हैं, अगर मुझे बता दें, याद नहीं है। 1812 स्कीमें हम इंशाल्लाह ताला अगले साल कंप्लीट करने जाएंगे, उसकी फंडिंग हमने पूरी रखी हुई है। और ये अब चैलेंज हमारे एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ का, एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट्स का है कि पैसे अवेलेबल हैं और इन 1812 स्कीम्स को कंप्लीट करें। मेरा ख्याल है मैं इतना ही बताता हूँ, बाकी सवालात आपके आएंगे तो उसमें जब मैं इधर बैठा हूँ, जब तक टीवी मुझे कवर करेगी तब तक कवर करें, आप लोग के साथ में जब तक आप चाहें मैं बैठा हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, मैं सबके नाम लूंगा तमाम मौजूद जर्नलिस्ट के, एक दो बारी बारी की बात है, और रिक्वेस्ट होगी कि सिर्फ इस जो बजट के हिसाब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सदा कर रहे हैं उससे रिलेटेड सर मेरा सवाल एक मिनट, मैं नाम खुद लूंगा, प्लीज बीच में डिस्टर्ब ना करें। अमित सुनो सर। सीएम साहब, मेरा सवाल ये है कि तकरीबन ये 16वां साल चल रहा है, आपका चौथा टेन्योर आपको मिला है, लेकिन वही लीकेजेस, वही बेड गवर्नेंस इस वक्त भी आप ठीक नहीं कर सके। गवर्नेंस बिल्कुल नहीं है, बगैर पैसे के। वही बात जो पिछले बजट में भी मैंने की थी कि बगैर पैसे के आज भी कहीं काम नहीं होता। वही अफसरान, वही सेक्शन ऑफिसर्स, वही इंजीनियर्स बगैर अपनी कमीशन के काम नहीं करते। क्वालिटी वर्क जो है वो सिंध में अभी तक बेहतर नहीं हो सका है। तो इसको बेहतरी के लिए आप टीम लीडर हैं, आपने कोई प्रैक्टिकली आपकी कोशिशें नजर नहीं आती। कहीं पर हमने नहीं देखा होगा कि कहीं पर आपने जाके जो है वो छापा मार के कोई चीज ठीक करने की कोशिश की होगी किसी इस अच्छा वाटर पानी का मसला जो इस मतलब आपने रखी है, सिंध के लोगों को पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, ये बदकिस्मती है। और पीने के पानी साफ न होने की वजह से लोग लिवर ट्रांसप्लांट और बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। तो ये आपको देर से ख्याल क्यों आया है? दूसरा सर वेजेस पे मैं बात करूंगा कि ये वर्कर्स को वेजेस आप 37,000 लेकिन आज तक नहीं सर, अमित नाराज हो जाएगा यार, ये इतना को यकीनी बनाएंगे। बस सही है। अच्छा मैं सही, प्रैक्टिकली नहीं मिलती। अच्छा सारे सवालों के जवाब दूंगा। आपने खुद ही कहा कि पिछले साल भी आपने यही सवाल किया था। उसके बाद 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, सिंध के लोग आपसे मुत्तफिक नहीं है। मैं बहुत ही हम्बली आपको ये जवाब दे रहा हूँ कि सिंध के लोग आपकी इस एनालिसिस से मुत्तफिक नहीं है। ठीक है, हमारे में खामियां हो सकती हैं और हर कोई इंसान, कोई हुकूमत परफेक्ट नहीं होती। इस वक्त जो सब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क है उसकी हुकूमत के बारे में भी बात हो रही है। कल भी मैं एक देख रहा था, आपने भी देख, मैं किसी को पर्सनली नहीं बात करना चाहता, तो
ये नहीं होती। लेकिन आपके सवाल के जवाब में नंबर 1 मुत्तफिक नहीं है। आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, मेरे नहीं ख्याल है कि सिंध के लोग इस बात से ज़रूर, मैं अगेन कहता हूँ परफेक्ट नहीं हम। एक तो इतने सवाल करते हैं ना, मैं भूल जाऊँ, मैं इतना तेज़ नहीं हूँ जितने आप हैं। पानी का आपने बताया, चले देर से रियलाइज़ नहीं किया, हमारी अपनी जो प्रायोरिटीज़ थी, आपको शायद याद नहीं रहा कि 2019 के आखिर में और फिर 2020 में एक कोविड आया था, आप भी उसमें बीमार हुए थे, आपको ये शायद याद नहीं रहा। 117 अरब फिर हमारा 2020 में फ्लड आया था, शायद आपको ये भी याद नहीं रहा, याद आ गया ना। 2022 में इस रीजन का सबसे ज्यादा तबाहकुन फ्लड आया था, शायद याद नहीं रहा आपको। इस चीजों पे हमारे पैसे डाइवर्ट हुए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम अपने पांव पे खड़े हैं। इस सूबे के लोगों की रिजिलियंस, कल मैंने इस सूबे के लोगों की तारीफ की है जिन्होंने इतनी एडवर्सिटी में खड़े रहे हैं। आपके मुल्क को, इस सूबे के और पूरे पाकिस्तान के लोगों ने उन सैलाब के बाद बम्पर वीट क्रॉप दिया। हाँ, उसके प्रॉब्लम्स जो है वो साथ साथ हर चीज़ के होते, परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती। हमने इरिगेशन चैनल्स को मुकम्मल किया। मैंने आपको कल पहले भी बता चुका हूँ, कल भी बताया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था ये कैसे होगा, ये तो साल गया पूरा। ये सारी सिंध हुकूमत ने अपनी, मैं कोई बड़ाई की बात नहीं है, लेकिन ये कोशिशें थी और इसका सिला हमें, हम जाते हैं ना लोगों की। कल मैंने जो अपनी तकरीर की थी, मैंने कहा था मुझे तीसरी बार इस अवाम ने और इस असम्बली के लोगों ने, मेरी लीडरशिप ने चुना है, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि मुझे वो अकल, फ़हम और ताकत दे कि मैं अपनी लीडरशिप की, अपनी असम्बली के लोगों की और सबसे ज़्यादा इस सिंध के लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरूँ, इंशाअल्लाह ताला उतरूँगा। आपकी वक्त पर जाने सवाल आपने बिल्कुल उम्मीद करना ही ऐसे है ना, और तो सवाल फिर आप बताएंगे नहीं, ट्वीट नहीं करेंगे आप कि जी मैंने ये सवाल की, मेरा ये सवाल आया। बहुत अच्छी बात है। मैं भी आदी हो गया हूँ, आप लोगों से इतना पुरानी दोस्ती हो गई है कि मुझे पता है ऐसे ही सवाल आएंगे। 37,000 की वेजेस, इतने सवाल कर दी ना आपने, 3 सबके लिए सवाल ले ली। 37,000 की वेजेस अब मुश्किल होती हैं जैसे बाकी मुल्क में होंगी। इंशाअल्लाह ताला को इस वक्त गरीब इतना ज़्यादा पैसा, और इस वजह से मैंने कहा ना कि सबसे, मुझे नहीं पता, ये आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप पता नहीं करते हैं जर्नलिस्टिक एनालिसिस, ज़रा देख लें कि बाकी सूबों में जो उनकी ग्रेड 1 की तनख्वाह है, जो उन्होंने 25% बढ़ाई है, मेरे ख्याल है वफाक में और पंजाब में, KPK में मुझे नहीं याद है कितनी बढ़ी है, पुरानी बजट आ गई थी उनकी काफ़ी पहले, जो बढ़ी है। अगर आज कोई जाके उधर पहले ग्रेड में नौकरी करता है तो क्या उसकी 37,000 तनख्वाह या 36,000 होगी? मेरा नहीं ख्याल है होगी। तो कम से कम हम वी पुट आवर मनी वेयर आवर माउथ इज, अंग्रेजी में कहते हैं, और हम कोशिश करेंगे ये सूबा फिर भी बाकी सूबों से बेहतर होगा, और ये इसकी जो गवाही इस सूबे के लोग देते हैं। नहीं, फिर एक मिनट तक जवाब दे रहे हैं, सीएम साहब सबके सवाल लेंगे। रिक्वेस्ट होगी कि शॉर्ट सवाल करें और बजट रिलेटेड करें, और एक सवाल करें तो अच्छा। एक ही सवाल करें और एक ही सवाल। एक भाई, मैंने आपको नाम नहीं दिया ना, प्लीज बैठ जाए ना प्लीज। अरबाब कर दो। बिल्कुल मुख्तसर सवाल है। एक ये कि ये जो सैलाब में घर गिरे थे उसमें शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आपको कितने अरब दिए, और दूसरा ये कि क्या गेम 4 मंसूबों को भूल जाए? नहीं, ये दोनों के जवाब दे देता हूँ मैं आपको। 2 कर दिया आपने फिर भी लेकिन जवाब, कल मैंने ये खैर बजट स्पीच में दोनों चीज़ें बताई थी, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, जो सैलाब वाले, और मैंने कल बड़ी डिटेल में बताया था, मैं थोड़ा सा इस पे इसलिए कि मैं समझता हूँ कि ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बहुत कामयाबियाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी ये घरों वाली स्कीम है। और 0 से शुरू हुए, जैसे मैंने बताया कि उधर उस कमरे में गए, एक ब्रीफिंग देने के बाद $500 मिलियन मिले, उसके बाद से अभी तक टोटल हमें $1100 मिलियन कमिट हो चुके हैं, और पैसे मतलब वो लोन वगैरह जो उनके साइन हो चुके हैं। हमने खुद 100 अरब, यानी वफाक ने और हमने मिलकर रखे थे 100 अरब रुपए, 50 अरब हमने देने थे, 50 अरब वफाक ने देने थे। दोनों ने 25-25 अरब रुपए 2023-24 की बजट में रखे।
सिंध हुकूमत ने पूरे 25 अरब रुपए रिलीज़ किए और वो खर्च हो रहे हैं। मेरे ख्याल है खालिद मुझे नज़र आए थे कहीं बैठे हुए थे, पूरे खर्च हो गए वो यहाँ हो रहे हैं। ठीक है, खुद ये परेशान है इसलिए कि वो पैसे जो रुक गए। वफाक ने 1 रुपया नहीं दिया उस वक्त 2023-24 में, 1 रुपया नहीं दिया। केयरटेकर गवर्नमेंट थी। जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब कराची तशरीफ़ लाए थे दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, तो मैंने उनसे जिक्र किया, मेरे दोनों साथी बैठे हैं, वो कैबिनेट उस मीटिंग में शामिल थे, और मियाँ साहब ने कहा कि ये पैसे हम आपको 30 जून तक देंगे। नहीं आए, और अब वो नहीं आए, ना ही आएंगे, नहीं तो हम आसरे में थे। लेकिन अब उन्होंने कहा ये है, और ये बजट फेडरल PSDP अगर आप निकालेंगे तो 30 अरब रुपए मुख्तस किए हैं स्कीम के लिए फॉर 2024-25, और ये वादा किया है कि बाकी 20 अरब रुपए 2025-26 के पहले 6 महीने में देंगे। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में ये कमिटमेंट हुई है, बजट बुक में भी आ गया है, इसलिए वो कमिटमेंट, उससे पहले APCC जो आती है ना, पहले ड्राफ्ट आया था उसमें नहीं थे पैसे, और अब वो PSDP जो फेडरल है, मैं शायद लाया हूँ इधर, अगर नहीं है तो मुझे दे दें, उसमें ये स्कीम आई है। 30 अरब रुपए रखे गए हैं उसके लिए। NEC की मीटिंग में जब ये सारी बात हुई थी, उधर मीटिंग के दौरान ही मैंने उनसे कमिटमेंट ली, और उधर ये ख़त लिख के, मैं ख्याल अगले आधे घंटे में उधर ही से टाइप करा के मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर साहब, प्लानिंग मिनिस्टर साहब और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन को दे दिया कि जी आपके ये वादे हैं। मैं ये शुक्रगुजार हूँ उनका कि जो वादे किए हैं कागज़ में वो आ गए, अब वो प्रैक्टिकली आएंगे, यानी इंशाल्लाह आएंगे। कल मेरी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बजट के बाद मुलाकात हुई, तो मैंने यही खदशा इजहार किया, तो उन्होंने मुझे हंस के कहा कि आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब मैं और जो कहूँ नहीं बता सकता। ठीक है, तो उन्हीं की कोशिशें हैं जिनकी वजह से ये जो प्रेशर डेवलप हुआ है। प्रेशर और वजह से नहीं, हमारे हक के लिए डेवलप हुआ है। K4 25 अरब रुपए रखे गए हैं फेडरल गवर्नमेंट में अगले साल इस प्रोजेक्ट के लिए, तो पैसे हैं 25 अरब रुपए। K4 की 2 और स्कीम्स हैं, इसके बगैर K4 कंप्लीट नहीं होगा। एक स्कीम है किंजर तक पानी लाना, दरियाई सिंध से कोटली बराज से, उसमें KB फीडर को लाइन करना है, 40 अरब का प्रोजेक्ट है। वो हमने कहा, उस पर उन्होंने पैसे कम रखे हैं, हमने काम शुरू कर दिया उस पर, इसलिए वो जॉइंटली करनी है। 20 अरब हमने देने, 20 अरब उन्होंने देने। उन्होंने सिर्फ 1 अरब रखा है। जब बहुत ज़्यादा कहा गया था तो मुझे डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ने कहा कि जी ये इंशाल्लाह हम आपको ड्यूरिंग द ईयर दे देंगे। तीसरा उसका कंपोनेंट है जो ऑगमेंटेशन का, यानी पानी कराची के हुदूद में दाखिल हो जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। एग्जिस्टिंग लाइंस तो नहीं है कि 260 मिलियन गैलन डिस्ट्रीब्यूट कर सकें जो आएगा हमारे पास एक्स्ट्रा। तो उसके लिए हमारी वर्ल्ड बैंक के साथ ऑलरेडी लोन एग्रीमेंट साइंड है, पैसे अवेलेबल हैं। टोटल कॉस्ट कितनी है नजम? 600 मिलियन डॉलर का टोटल, यार रुपए में बता दें, वो ये 170 अरब रुपए के करीब वैल्यू बनेगी। 170 अरब रुपए वो हमारे पास मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली उसकी अप्रूवल अभी तक हमें एक्निक से नहीं आई। इसलिए नहीं आई कि 2 साल पहले हमने 2022 अगस्त में भेजी थी, पहले उन्होंने कई इतराज़ात लगा के फाइनली 9 अगस्त 2023 को एक्निक ने उसको अप्रूव किया, और उसमें उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत जस्टिफाई करे कि इसकी कीमत 159 से 170 कैसे हुई है। पहले 159 बिलियन थी, यार 10 साल लगाएंगे प्रोजेक्ट अप्रूव करने में, तो कीमतें बढ़ रही हैं, और उसके साथ साथ कुछ स्कोप भी चेंज हुआ था। तो वो जस्टिफाई करे सिंध हुकूमत, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड। जस्टिफिकेशन हम तो चले गए थे उसके बाद, लेकिन केयरटेकर गवर्नमेंट में भी वाटर बोर्ड ने और इदारों ने वो उनको 3 सितंबर में जाके वो भेज दी थी। एक्निक बनी नहीं उसके बाद, मैंने सुना है कल बनी है एक्निक कल बनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने मीटिंग में कहा कि जी NEC नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल सुपरा बॉडी है, एक्निक उसकी एक सबॉर्डिनेट बॉडी, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, तो आप अप्रूवल दें। बड़ा प्रेशर डाला, तो वो उन्होंने मुझे वादा किया कि 1 हफ्ते में मैं अप्रूव करा दूंगा इसको। तो अभी 1 हफ्ता हुआ नहीं है। मैं आज मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर तक आप ये बात मेरी मीडिया के जरिए पहुंचाएंगे। वैसे तो उनका वादा 21 मई का था पहले कि मैं अप्रूव कर दूंगा, जब कराची वो आए थे। खैर वो 21 में गुजर गई। अब वादा उनका ये कब हुई है, वैसे 1 हफ्ता गुजर गया है, वो चाहे नहीं 10 को हुई है मेरे ख्याल है ना, 10 को हुई है
जो NEC की मीटिंग 10 को हुई थी ना, 10 को हुई है, आज है 15 तारीख, 2 दिन और हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया वाले ये हाईलाइट करें कि 17 तारीख तक प्राइम मिनिस्टर साहब का वायदा है कि एक्निक से इस कुछ भी नहीं है, फॉर्मेलिटी है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि ये कंप्लीट करना है। अगर ये नहीं और मैंने यही बताया कि आप एक पोर्शन कंप्लीट भी कर लें, जब A, B, C 3 कंपोनेंट से, अगर A और C नहीं होगा तो पानी लोगों को नहीं मिलेगा। और ये हुकूमत सिंध खर्चा कर रही है 170 अरब रुपए लोन लेके। तो ये K4 की कहानी है। दो चांटे साहब खैर अब ये मुझे आवाज अच्छी पई। बजट ताजी 30 खरब खां मथे जी ऐं उन में वरी 13 खरब जे लॻभॻि मूं पढ़ियो बि हिसाब कया जेका कर्ज़ यानी कर्ज़ माण्हू खणंदो ई त रहिया, जंहिं माण्हू वटि पैसा न हूंदा। तंहिं करे इहा हिते तव्हां रिलीफ पिटीशन ईंदी त तव्हांजी बजट खसारे वारी आहे या बचत वारी आहे या कीअं आहे। सवाल मुंहिंजो इहो आहे त 2010 खां वठी तव्हां चेयरमैन साहब, तव्हांजा वज़ीर सदाईं इहो डिस्कस हूंदो आहे, सैलाब था अचनि, सिंध में तबाही थिए थी, 2010 में सैलाब आयो, 11 में आयो, जेको आयो,